एज एन एडिटर बता रहा हूं आपको, मैं न्यूज 18 में रहा। न्यूज 18 में मैं केवल स्टेट हेड नहीं था, हम एक सीईओ की तरह वर्क कर रहे थे। तो हमारे पास एक और काम मिलता है हमको जिसका नाम होता है रेवेन्यू। उस रेवेन्यू में एक रेवेन्यू का एक अलग कैटेगरी थी जिसका नाम था वीआईपी क्लाइंट। ठीक है, जगदीश कातिल जी एक बड़ा फेमस नाम है राजस्थान के जिन्होंने ये रेवेन्यू मॉडल पैदा किया रीजनल चैनल्स में आके। और रेवेन्यू जो था वीआईपी क्लाइंट वाला, उसमें यह था कि सरकार को आपको कुछ नहीं कहना है, मुख्यमंत्री को आपको कुछ नहीं कहना है, लेकिन कोई मंत्री है, कोई विभाग है, कोई विधायक है, उसको रेल देना है। इवन पान मसाले वाले को भी रेल देना है, सब्जी मसाले वाले को भी रेल देना है। कैसे? उनके सैंपल की जांच करा के। जब आप उनको रेलना शुरू करते हैं तो बोलते हैं बताइए क्या? तो बताता है कि भाई आप हमको इतने का विज्ञापन दीजिए। ये रिलाई जो थी, ये वीआईपी क्लाइंट की लिस्ट मैंने ऐसे सरकाई और मैंने कहा ये नहीं हो पाएगा। इस मामले में मैं राहुल जोशी जी की तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने कहा ये नहीं होगा। अच्छा, आपकी शर्तें मानी उन्होंने? उन्होंने कहा ये नहीं होगा, लेकिन बाकी जो रेवेन्यू गवर्नमेंट का आता है ये सब होता है, ये चलेगा। तो मुझे लगा कि यार ये करने तो पत्रकारिता में कभी आए नहीं थे। फिर कुछ लोगों ने समझाया, बिहेव लाइक ए एडिटर, इरा हैज चेंज्ड, इरा चेंज हो गई है। तो मैंने कहा इस काम को कैसे किया जाए। देखिए ईमानदारी से बता रहा हूं, तो मुझे क्या करना होता था, कुछ ब्यूरोक्रेट से, कभी मुख्यमंत्री से एक मुलाकात हो जाए, कुछ हो जाए, तो हम चाय पीते थे, हम बिस्किट खा लेते थे, बात कुछ नहीं कहते थे। बात कहती थी पीछे वाली सेल्स की टीम, और तब तक आप वहां से उठ चुके होते थे। तो वो अपने प्रपोजल देते थे, उन प्रपोजल पे साइन होता था और चैनल को रेवेन्यू मिलता था। फिर हम आए जी में। अब जी में हम 7 स्टेट के हेड थे। उनको लगा ये इन्होंने यूपी कमा के न्यूज 18 ने दिया है, तो इनको हम ज्यादा जिम्मेदारी देते थे। अब उन्होंने मुझे जिम्मेदारी ऐसे दे दी, नोटबंदी के बाद और जीएसटी के बाद चैनल्स के साथ, अखबारों के साथ एक प्रॉब्लम आई, विज्ञापन कम हो गया। विज्ञापन कम हो गया नोटबंदी के बाद। तो उन्होंने उसका एक नया तरीका निकाला, एक गवर्नमेंट रेवेन्यू, दूसरा शोज करते थे, ये इवेंट जिसको बोलते हैं, वो इवेंट होने लगे। अब इवेंट में ये हो गया कि राइजिंग यूपी, राइजिंग इंडिया, राइजिंग एमपी तो समझ में आता है, वो करने लगे राइजिंग खुकुंदू, राइजिंग मोहनलालगंज। तो इसी राइजिंग में फंसे फंसे हमको लगा ये तो राइजिंग हो रही है कि हम गर्त में जा रहे हैं। इमेज जो है डिमोलिश हो रही है। बोले कौन है? तो बोले मनोज जी लेके आए। जो 25-30 साल में कमाया था वो घुन खाने लगा। तो हम सीतापुर के एक उसमें गए, इवेंट राइजिंग सीतापुर में जब पहुंचते हैं तो सीतापुर के एक बीजेपी के विधायक, मैं थोड़ा नाम मिस कर रहा हूं, वो बैठे थे। तो एंकर ने उनसे पूछा कि सीतापुर में ऐसा क्या हो गया कि आज अगर कोई बीमार पड़े तो उसको लखनऊ ना जाना पड़े इलाज के लिए। सीतापुर में ऐसा क्या हो गया कि आज कोई भी बड़ी खरीदारी करनी पड़े तो यहां पे ऐसे मॉल और एजेंसीज और ऐसी कंपनीज हो कि आदमी लखनऊ से ना खरीदे। उन्होंने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सीतापुर ने कुछ नहीं किया होता तो रेवेन्यू तलाशते हुए आप सीतापुर कैसे आते? अच्छा, ये बात बोल दी उन्होंने। अब कायदे की बात तो ये है कि इसके बाद मुझे कहना चाहिए कि काटो तो खून नहीं, लेकिन मुझे बहुत हंसी आई, बहुत हंसी आई। मैं ताली पीट कर सामने वाली कुर्सी सोफे पे बैठा था और हंसने लगा। इसके बाद लौटते में हंसते सब लोग परेशान हो गए। और उसके बाद सबको विदा करके, डिनर करके सबके साथ जब मैं घर आया तो मेरे दिल्ली चैनल से फोन आया कि अरे आपने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, आपने इस्तीफा दे दिया था? अब इसके बाद कुछ नहीं बचता था सवाल, इसके बाद कुछ नहीं बचता था। इसके बीच का एक किस्सा था। एक आलोक अग्रवाला थे जो सीईओ बन के रेमंड से आए थे, आए थे। वो एक नए तरीके का ट्रेंड लाया। तो मैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड और जी सलाम, इन सबको देखता था।
तो उन्होंने कहा कि पंजाब, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में एक साथ चुनाव हो रहे हैं, तो मान के चलिए कुल मिला के अगर 800 सीटें होती हैं तो एक सीट पे कितने लोग लड़ते हैं? तो मैंने कहा भाई एक सीट पे अगर यूपी की बात मान लें तो मान लीजिए कानपुर नगर की सीट है, तो उसमें सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस चारों में, बोले इन चारों से हमें 25-25 लाख रुपया लेना है, और ऐसा पंजाब से लेके उत्तरांचल तक की हर सीट पे करना। मैंने कहा अरे कैसे, कौन मांगेगा? तो बोले स्टिंगर मांगेंगे। हमने कहा स्टिंगर मांगेंगे? स्टिंगर कैसे 25 लाख मांगे? अरे आप जानते हैं स्टिंगरों को, महल है इनके पास, करोड़ों के लोग हैं ये। हमने कहा स्टिंगर करोड़ों का आदमी है? बोले हाँ। तो हमने कहा हम लोग तो अरबों के होंगे फिर तो उनका लाना तो है। अब कोर टीम बनी, उस कोर टीम में शबाब 5 से 7 लोग थे। 7 स्टेट का हेड होने के नाते मेरे वाले हिस्से में ये तीनों प्रदेश आ रहे थे, लिहाजा टीम लीड में। अब बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के सारे रिपोर्टर जितने थे सब यूपी बुला लिए गए। 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, केवल इसी बात पर मीटिंग होती थी कि कहां से कितने रुपए मिले। और मैं उस मीटिंग में साफ कहता था कि रुपया तो नहीं आ पाएगा। पूरा प्रोग्राम बना था 1200 करोड़ रुपए का, और मैंने पहले दिन ये कह दिया था कि इसमें 12 करोड़ नहीं आएगा। तो मेरे खिलाफ थोड़ा वो भी हुआ कि अरे आप डिमोरलाइज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं सच्चाई बयां कर रहा था। एक उदाहरण दे देता हूं। मेरे पास सतीश महाना साहब का फोन आया, जो इस समय विधानसभा के अध्यक्ष, आपके पुराने मित्र भी, मेरे पुराने मित्र भी। तो ये पूरी टीमें घूम रही है, सब जगह घूम रही, कार लेके। एक रिपोर्टर है, एक स्ट्रिंगर है, एक सेल्स वाला, ये सब साथ घूम रहे थे, अलग अलग जोन बना दिए गए थे। तो मुझसे सतीश महाना साहब कह रहे हो मनोज भाई क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक है, आपकी एक टीम आई है। तो हमने कहा जी हाँ बताएं। बोले वो 25 लाख रुपए। अरे बाप रे, अरे क्या बात करते हैं? मैंने कहा आप हमारी आपकी वाकफियत कब से है? बोले शायद जब मैं पहली बार विधायक बना हूं तब से। तो हमने कहा मनोज राजन त्रिपाठी ने कभी आपसे ऐसी बात की? बोले नहीं, लेकिन आपका नाम ले रहे हैं। तो हमने कहा मेरा नाम तो कोई भी ले सकता है। तो बोले हाँ इतना बड़ा तो है ही मेरे भाई का नाम। तो हमने कहा आपने को कुछ खिलाया? बोले बढ़िया वाली दाल मोठ और बिस्किट खिलाया। हमने कहा चाय? बोले 2 बार पिलाई। हमने बस उनसे प्रणाम करिए, और अगर कहें तो मेरा नाम ले दीजिएगा कि मैंने मना किया है। अच्छा। ये रिपोर्ट्स धीमे धीमे ऊपर जाने लगे। शबाब भाई जब चुनाव खत्म हुए तो 1200 करोड़ की जगह उस खाते में सिर्फ 22 लाख रुपए इकट्ठा हुआ था, 1200 करोड़ के टारगेट पर। उसी दौरान मुझसे सुभाष चंद्रा जी जो मालिक हैं उसके, उन्होंने मुझसे कहा था कि चैनल आप नहीं छोड़ेंगे। वो लोग एक सेफोलॉजी का वर्टिकल और बना रहे थे। सेफोलॉजी मतलब जैसे CSDS या चाणक्य, ये जो चुनाव के सर्वे करते हैं, तो जी अपना खुद का बना रहा था। उन्होंने कहा कि हम आपको उसका नेशनल हेड बनाएंगे। मैंने कहा सर अब आप छोड़ दीजिए। और बस ये सब कुछ चल ही रहा था, तब तक सीतापुर हो गया, राइजिंग सीतापुर। तो मैंने कहा राइजिंग ही किया जाए, डिमोरलाइजिंग न किया जाए, डिमोरलाइजिंग न किया जाए। लिहाजा इस्तीफा दिया, और फिर सोचा कि अब वो मोह भंग हो चुका है। मैं 32 साल का करियर लेके किसी चैनल का एडिटर हूं, मान लीजिए जी का हूं, जी बड़ा बैनर है, मनोज राजन त्रिपाठी उतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक कोई आलू संदेश टाइप का मान लीजिए चैनल है, या कोई टपलू टीवी नाम का, तो उसका भी एक लड़का जो शायद नया नया पत्रकारिता में आया है मॉस्कॉम करके, वो वहां का हेड है। तो सूचना विभाग में फाइलें लगी है। अब मनोज राजन त्रिपाठी शायद 7 करोड़ की फाइल के लिए खड़े होंगे, वो शायद 70 लाख की फाइल के लिए खड़ा होगा, लेकिन खड़े तो एक ही लाइन में है, जाना तो पड़ेगा। तो फिर आपने क्या कमाया और उसने क्या गंवाया? बिल्कुल सही बात। तो कमाने की जगह गंवाना जरूरी समझा मैंने। और मुझे लगता है कि जिंदगी में जिस दिन आप मोह त्यागना शुरू कर देते हैं, जिस दिन आप ना कहना शुरू कर देते हैं, एक्चुअली लॉन्चिंग पैड वहीं से शुरू होता है। हम बहुत बड़े झूठ में जिंदा रहते हैं। हमें लगता है कि ये चैनल नहीं होगा, ये बैनर नहीं होगा तो हमारी पहचान क्या होगी। अरे साहब, मेरी उम्र आज करीबन 54 साढ़े 54 साल हो गई है। अभी मेरे पास 6 साल की नौकरी बची है 60 साल रिटायर होने के बाद। अगर मनोज राजन त्रिपाठी 60 साल बाद रिटायर होंगे तो क्या कहेंगे किसी से? बिल्कुल सही बात। तो क्या कहेंगे? तो क्या बताएंगे मैं कौन मनोज राजन त्रिपाठी?
तो उस मनोज राजेंद्र त्रिपाठी और ऐसे किसी भी मनोज राजेंद्र त्रिपाठी को ये सोच लेना चाहिए कि इस प्रोफेशन में वो रेवेन्यू के लिए दौड़ लगाने आए हैं या पत्रकारिता में कुछ कमाने के लिए आए हैं। कमाने से मेरा मतलब नाम से है।